2019 में क्या हुआ, उसके पहले नोटबंदी हुई, लेकिन और बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार आई, तो जनता आपकी इन बातों पे खासा विश्वास मुझे लगता है कर नहीं रही है। ठीक कह रही हैं आप, आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। देखिए क्या है कि जो मोदी जी ने कहा था, बहनों भाइयों मुझे 60 महीना दे दो, लोगों ने 60 महीना दिया। बीच में क्या हुआ, उन्होंने कहा मुझे 50 दिन दे दो, लोगों ने 50 दिन दिया। तो समय समय पर वो देश की जनता से डिमांड करते रहे हैं, और हमारी देश की जनता बहुत भावुक है और भोली भी है। हम ह्यूमन, हमारा नेचर है कि हम किसी पे बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, और जब हमारा विश्वास अति विश्वासघात में बदल जाता है, तो ये हमारे अंदर ही क्षमता है, इस देश की जनता के अंदर ही क्षमता है कि उसको उखाड़ फेंकने का, पलट देने का काम। मनमोहन सिंह भी 10 साल थे, उन्होंने भी वादा करके 10 साल इस सत्ता में रहे। इससे पहले भी बहुत सी सरकारें रहीं, अटल जी की सरकारें बनी 2 बार 3 बार, विपक्ष की गठबंधन की सरकारें रहीं, कांग्रेस की सरकारें रहीं। तो जाहिर सी बात है वो जनता तो मानेगा ना। देश के प्रधानमंत्री जब कोई कुछ कहता है मन से, तो जनता उसको ये नहीं समझते कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक जुमलेबाज बोल रहा है, वो जनता समझते है कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। और जब देश का प्रधानमंत्री बार बार हर चुनाव में, देखिए क्या था 2010-14 का जो एजेंडा था, 13 का जो एजेंडा था, आज भी 10 साल से सत्ता में बैठे हैं मोदी जी। उत्तर प्रदेश में 7 साल 8 साल से बैठे हैं योगी जी। देश के अधिकांशतः राज्यों में भाजपा की सरकार, लेकिन भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? विपक्ष। ठीक है, बेरोजगारी कौन पैदा कर रहा है? विपक्ष। महंगाई कौन पैदा कर दिया? विपक्ष। तो आप कब तक नेहरू को जिम्मेदार ठहराते रहेंगे और देश पे आप विपक्षियों को परेशान करते रहेंगे, और ये कह के कि भाई हमारा जनता हमारे साथ है? जनता आपके साथ थी। धीरे धीरे आज आपका वोटर तो छोड़िए, आज मैं जानता हूं, मैं कानपुर शहर में रहता हूं, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद में घूमता रहता हूं, टहलता रहता हूं राजनीतिक कामों से। मेरे संपर्क में कम से कम 1000-2000 बीजेपी के कार्यकर्ता है, जिन्होंने 14 में वोट किया, 19 में किया, 24 में वोट करने नहीं जा रहे। उत्तर प्रदेश के अंदर 80 में से कितनी सीटें आपका गठबंधन लेकर आ जाए? कितना? आप एक अनुमान तो लगाता ही, हर इंसान एक अनुमान लगाता है, आप अपना अनुमान बताइए। सौम्या जी, ये मैजिक नहीं हो रहा है यहाँ पे देश में, जादू नहीं दिखाई जा रही है जेत में। अरे आपने जमीन पर काम किया है, तो आपको आंकलन। मैं आपकी बात, आज आप चैनल चला रही हैं, आपका कितना व्यूअर होगा ये चैनल खोलते ही आप डिसाइड नहीं कर लेंगे। एक सेकंड मेरी बात, मैंने आपके बीच में वो नहीं किया, मुझे खत्म करने दीजिए। देखिए, परीक्षा हुआ नहीं, अभी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम हो रहा है। मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं कि मैं कह दूं 400 आ जाएगी। अरे भाई, आप आ रहे हैं 200 नहीं, लेकिन आप ये कहना चाहते हैं मैं 400 आ रहा हूं, तो डिबेट क्या हो रहा है? 400 चैनल में, टीवी में बैठ के आप डिबेट क्या कर रहे हैं? 400 आप नहीं कह रही हैं। याद करिए सौम्या जी, 2019 का चुनाव से 15-20 दिन 25 दिन पहले, पुलवामा से पहले, इसी देश की मीडिया ने 180-200 से ऊपर सीट नहीं दे रही थी। मौका दूसरों को भी दीजिए। जी भूपेश जी। नहीं, हम तो बात कर रहे हैं ना, हम तो कह रहे हैं 80 में 80 की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमने काम किया है, लोगों के बीच में रहे हैं, जनता के साथ किस तरह से पार्टी जुड़ी है, सरकार जुड़ी है, ये आप सब लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बार सपा की सरकार रही, 3 बार सरकार रही। आप विश्वास अर्जित नहीं कर सके। अगर विश्वास अर्जित किया गया होता तो शायद स्थिति ना आती है, लेकिन स्थिति आई। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में दोबारा मौका दिया, केंद्र में दोबारा मौका दिया, तीसरी बार मौका देने जा रही है जनता। तो हम जानते हैं जनता का रुख क्या है, जनता हमारे साथ जुड़ी है, जनता के साथ हमारा संवाद है, सीधे संवाद हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हम तो 80 की बात कर रहे हैं, हम 400 की बात कर रहे हैं। आप बताइए आप कितने की बात कर रहे हैं? हम तो 400 की बात कर रहे हैं। हमने तो कहा 400 हमको मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर रहे हैं। हम तो जो जनता जो कह रही है कि हम भाजपा को वोट करने नहीं जा रहे हैं, हम महंगाई के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं। नहीं बोला, आप भी उनकी बात को सुनिए जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता बनाएगी सरकार। उखाड़ने का काम सरकार बनाने का काम सरकार नहीं करती है, बनाने का काम जनता करती है। सरकार जिसको चाहेगी उसको सरकार सत्ता देगी, ये जनता का काम है, जनता करती है। और जनता भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका देने जा रही है। ये आपके अभी जो चुनाव के जो आंकड़े आ रहे हैं, आप अभी शाम को 6 बजे के बाद आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं जनता का रुख क्या है, ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए, आपने इस बात का खंडन इस तरीके से किया कि इसीलिए हमने वरुण गांधी का टिकट काट दिया, लेकिन ऐसी ही खबर मेरठ से भी आई है। मेरठ में सीधे सीधे संजीव बलियान का विरोध किया जा रहा है। वहां पर एक पूरे गांव ने, पूरी जाति ने बहिष्कार कर दिया। राजपूत आपका बहिष्कार कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि 80 में 80 लाएंगे उत्तर प्रदेश में। कैसे? ये सब तो घटनाएं होती हैं, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है।
इस तरह से लोगों की स्थानीय स्तर पर नाराजगियां होती हैं जो चुनाव के समय सामने आती हैं। हो सकता है उस समय वो जिस प्रॉपर प्लेटफॉर्म पर बात रखनी चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाई होगी, जिसके कारण ये स्थितियाँ पैदा हुई हैं। मेरा मानना है कि वो कहीं ना कहीं वो स्थानीय समस्याएं हैं, जिन स्थानीय समस्याओं पर स्थानीय विधायक सांसद को ध्यान देना चाहिए था। ये कोई ऐसा देश के स्तर का इशू नहीं है, ना कोई ऐसा इशू है जिस पर आगे जिसका समाधान नहीं हो सकता। इन सब ये समाधान की चीज़ें हैं, इनका समाधान भी समय रहते हो जाएगा, लेकिन उससे कोई बहुत बड़ा चुनाव पर इस तरह की बात नहीं हो रही है कि जिससे लग रहा है हम सीटें हार रहे हैं या हम कहीं पर भी लूज़ कर रहे हैं। ये समस्याएं हैं, ये प्लेटफार्म है अपनी बात कहने का। इसको उन्होंने मतदान के समय अपनी बात रखी ताकि उनकी बात सुनी जा सके, मजबूती से रखी, उनकी बात सुनी भी जा रही है, उनकी बात का समाधान भी सरकार अपने स्तर पर करेगी। हमेशा कहा जाता है कि एक छोटी चोट को अगर सही समय पर मलहम ना मिले तो वो एक बड़ा नासूर बन जाता है। तो अगर ये छोटी छोटी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो आप 400 पार का वादा कर रहे। देखिए, छोटा आंकड़ा आपने नहीं दिया है और अब साख बन गई है उत्तर प्रदेश की 80 सीटें आपके लिए। ठीक है, प्रोफेसर अनिल मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका क्या मानना है? जैसा कि अभी भूपेश जी ने कहा कि ये स्थानीय समस्या है, पूरा गांव अगर बहिष्कार कर रहा है तो कोई बात नहीं, मेरठ में अगर एक जाति बहिष्कार कर रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमने बड़ी बड़ी महासभा देखी है अभी राजपूत समाज की, इनका विरोध हो रहा है बहुत बड़े स्तर से, बड़े बड़े नेता वहां पर लोगों को समझाने के लिए पहुंच रहे, तो ये सबका नुकसान होगा। सोमा जी, जैसा अभी आप दिखा रही थी पीलीभीत में पुरैना गांव में लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, तो मैं लगभग मुझको कई चुनाव का स्मरण है। हर बार कहीं न कहीं इस तरह की समस्या आती हैं, कहीं सड़क को लेकर के समस्या आती है, कहीं पानी को लेकर समस्या आती है। इस तरह की बहुत समस्या हर चुनाव में आती हैं और कहीं न कहीं एक आध जगह मतदान का बहिष्कार भी होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि एक जाति विशेष का बहिष्कार है, होता क्या है कि चुनाव में हर राजनीतिक दल के सामने प्रत्याशिता को लेकर के बड़ा संकट होता है और कोई भी राजनीतिक दल, चाहे भाजपा हो या सपा हो, कांग्रेस हो, क्योंकि लोकसभा में एक ही व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया जा सकता, दावेदार कई होते हैं। तो जनरली ऐसा होता है कि जिसको नहीं मिलती है तो वो अपनी जाति का इशू खड़ा कर देता है कि हमारी जाति नाराज है, इस तरह से। लेकिन हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि लगभग 2-3 चुनाव से कि यहाँ पर एक जाति गोलबंदी हो चुकी है और वो पहले से हर जातियों को किसको हम वोट देना, किस राजनीतिक दल को देना है, वो लगभग फिक्स हो चुका है। वैसे ये उत्तर प्रदेश का एक ट्रेंड रहा है हमेशा से जातियों के आधार पर वोट करना। हाँ। इसी के आधार पर बीजेपी ने ऐसा नहीं कि मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश नहीं की, कई मास्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश की। और अगर हम कहें कि पश्चिम में अगर गलती होती तो उसकी सीधी हवा पूर्वांचल भी जाती है। देखिए सौम्या जी, पश्चिम में जैसे पिछले चुनाव का जो रिकॉर्ड है, विशेष करके पश्चिम में बहन मायावती जी या उनका जो संगठन है बहुजन समाज पार्टी, वो पहले से प्रारंभ से बसपा के स्थापना काल से उसका एक बने, वहाँ पर एक बड़ी भारी संख्या थी उनके पास, उनके समर्थकों की। और पिछली बार मैंने देखा 2019 में जब सपा और बसपा दोनों मिलकर के चुनाव लड़े, तो जितनी उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, वैसा नुकसान नहीं हुआ। इस बार सपा और बसपा दोनों अलग होकर लड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में लगता है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना 2014 का जो परफॉर्मेंस है वो कम से कम उस तक तो वो जाएगी, जैसा मुझको अनुमान है। और इस बीच में चूंकि वहाँ पर जाट राजनीति भी बहुत प्रभावी है और उसमें भारतीय लोकदल के चौधरी चरण सिंह जी के नाती अजीत सिंह जी के पुत्र जयंत जी भी एनडीए के गठबंधन में शामिल हो गए हैं। तो इससे लगता है कि 14 का जो परफॉर्मेंस था उससे पीछे भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अनिल झा जी,
देखिए, उन्होंने कहा कि बहुत एक सही तरीके से इसको समझ करके उन्होंने कहा कि पहली बार आप बसपा के साथ थे और 2019 में, और बीएसपी ने यहां से सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में जीत दर्ज की थी। आपके हिस्से में 2 सीटें आई थी, आप 2 सीटों पर जीते थे। अब इस बार आप अलग हैं, बीएसपी अलग है, आपसे आरएलडी भी अलग छिटक चुकी है। किस तरीके से वहां पर मैनेज करेंगे आप? मैनेज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। देखिए, हर पार्टी है, भाजपा अपना अलग लड़ रही है, आरएलडी के साथ में मायावती बहन जी अपना अलग लड़ रही हैं, और सपा का कांग्रेस के साथ गठबंधन है। तो 3 दल जो बड़े दल हैं 3, या तो एनडीए कह लीजिए या गठबंधन कह लीजिए, और एक तरफ बहुजन समाज पार्टी कह लीजिए, आप चुनाव लड़ रही है। एक जगह नगीना में चंद्रशेखर आजाद जी भी लड़ रहे हैं। तो हमारे लिए, अगर आप मुझसे पूछ रही हैं या हम जैसे लोग जितनी समझ है राजनीति की, तो हमारे लिए, जैसा कि अभी प्रोफेसर साहब ने कहा कि 2014 भाजपा रिपीट करेगी, तो अभी यहीं पे 2 तरह की बात हो गई। एक तरफ भूपेश जी कह रहे हैं 400 पार 80 आएगी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं 2014 यानी 282 थी भाजपा, 303 से 282 पे, तो यही इन्होंने स्वीकार कर लिया राजनीतिक विश्लेषण है कि 303 से 282 पे आ रहे हैं, 400 पार नहीं हो रहा है। मैं खत्म कर लूं, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। रही बात हमारी, तो 2014 में जहां हम थे वही हम लगभग 19 में भी रहे। और इस बार मैंने फिर कहा कि मैं जादूगर नहीं हूं, और ये मेरा आकलन भी नहीं है, क्योंकि किसी भी परीक्षा से पहले परिणाम घोषित करना 2 ही लोगों को पता है, या तो जिसको कुछ आता नहीं है वो कर सकता है, या जिसको ये पता है कि हमारी कॉपी चेंज होने वाली है, नकल करके हम पास करने वाले हैं। तो हम लोग मेहनत करके पास करने वाले लोग हैं, तो हम परीक्षा से पहले रिजल्ट आउट नहीं करते हैं। हालांकि जब से मोदी जी आए हैं, इस देश में प्रथा सी बन गई है कॉपी रिजल्ट आउट होने की, क्वेश्चन आउट, रिजल्ट तो आउट नहीं होता, क्वेश्चन पेपर आउट होने की। तो लेकिन मैं इतना बड़ी विश्वास और मतलब एक आम आदमी, एक आम वोटर के नाते और एक राजनीतिक समझ रखने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा सौम्या जी कि 50 से 55 नहीं होने जा रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। और जहां तक देश की बात है, 4 जून को सब लोग रहेंगे, आप बुलाइएगा, मैं आपके चैनल पे आऊंगा, और मेरी बात अगर सच साबित न हो, करीब प्लस माइनस, तो आप मुझे जो सजा देना चाहें दे भूपेश जी देखिए, बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि आप 50-55 बहुत ज्यादा उत्तर प्रदेश में। तो उनका अपना विशेष कहेंगे तो मैं सीट गिना देता हूं इनको, उनका विशेषण है, कहेंगे सीट गिना देता हूं। सीट गिनने का कोई औचित्य नहीं है ना, कोई कानपुर नहीं जीत रहे, ये लोग कानपुर हरा रहे हैं, बैठे बगल में कानपुर खुद हरा रहे हैं भाजपा कोई लोग। ठीक है, उनको बगल में अकबरपुर नहीं जीत रहे, अपनी बारी में बात, अकबरपुर हरा रहे, भाजपा वाले हरा रहे, ये खुद हरा रहे हैं, जनता तो नहीं दे रहे हैं, रुक जाइए। ये अपनी अपनी राजनीतिक समझ है, और ये मैं तो कहूँगा कि इतना कॉन्फिडेंस हो के तो सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो भी नहीं कह रहे हैं, वो भी नहीं कह पा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो 14 में आए थे वो 24 में जाएंगे, कॉन्फिडेंस ही तो है। वो इस तरह से नहीं कह पा रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 50 से 55 नहीं होने देंगे। मैं तो सच्चाई हो सकता है उसका रिमोट कहीं आपके पास हो, उस रिमोट से आप ये कर रहे हो कि नहीं 50 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, और जो भी जमीन से जुड़े लोग हैं वो इस तरह से बात नहीं करते। आप लोग कार्यालय में बैठ के खाका खींचते हैं कि यहाँ से 300 आएगा, वहां से 200 आएगा, सच्चाई क्या है ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना। पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से काम कर रहे हैं, ये जमीन काम कर रहे हैं। हमने आपको पहले भी कहा कि हम बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुंचे हैं, तो ऐसा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, और वो किस तरह से काम कर रहे हैं कोई दिखाने की बात नहीं है। प्रमुख को पूछे हैं कि भैया जो पन्ना प्रमुख तो तुमको बना दिया मैंने, और कैंडिडेट किसको दे दिया, कहां से लाके दे दिया, ये भी तो पन्ना प्रमुख को पूछिए कि जिस कैंडिडेट को दिया वो तुम्हारे रजामंदी की है कि नहीं है। मैं खुद भी पन्ना प्रमुख हूँ, जिस बूथ में मेरा वोट है मैं उस पर पन्ना प्रमुख हूँ। तो मैं सहमत नहीं हूँ, पूरी भारतीय जनता पार्टी सहमत है, और यही भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि वो प्रत्याशी बदलना था, प्रत्याशी बदला गया, प्रत्याशी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है, उससे साथ जुड़ा है, उस पर कहीं कोई असहमति किसी स्तर पर नहीं है। ये तो वे फैलाई हुई बातें हैं जो चुनाव में फैलाई जाती है, वो कही जाती है। ये तो एक नैरेटिव है जो बनाया जाता है, वो कहीं ना कहीं लोग उसी अपने बनाए नैरेटिव में फंस जाते हैं, जैसा होता है अक्सर ऐसा होता है। तो वो कोई विशेष बात नहीं है। जो आपके गठबंधन के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनको पूरा कानपुर जानता है, उनके बारे में सब कुछ जानता है। बिल्कुल। तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं है, वो किस तरह से चुनाव लड़ना ये भी सबको पता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरा प्रत्याशी जो है भारतीय जनता पार्टी कानपुर से, आपके प्रत्याशी को तो आपके कार्यकर्ता माला नहीं पहना पाए, दूसरे को पहना दिया, इससे बड़ी बेशर्म की बात क्या होगी। ये भारतीय परंपरा है, आपको ये नहीं पता है, लेकिन हमारा गठबंधन का जो प्रयासी है आपको ये नहीं पता है कि आपको ये नहीं रहने वाला है, 24/7 कानपुर में मिलने वाला है।
आपको ये नहीं पुराना पता है कांग्रेसी काज भूपेश करता जी, है। कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अकबरपुर से नामांकन देवेंद्र सिंह भोले ने कर दिया है और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से सतीश महाना मौजूद रहे और सब में एकजुटता दिखी, कोई गुटबाजी नहीं थी। आपके प्रत्याशी कानपुर से रमेश अवस्थी जी कब नामांकन कर रहे कल उनका नामांकन है। कल आप देखिएगा कि वहां भी आपको सामने आएगा कि सारे लोग, पूरे दल के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो सारे के सारे लोग कल वहां मौजूद रहेंगे। वो बहुत बड़ी संख्या में कल लोग वहां रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे। कल उनका नामांकन होगा। अब सारी चीजें आपके सामने हैं और सारी चीजें सामने आ जाएंगी और ये समय बताएगा। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता हूँ। कानपुर की सीट जो कानपुर के जो सांसद हैं हमारे रमेश अवस्थी जी, वो पहले से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। ये जनता का मानना है। जनता तो आपने मान लिया है कि वो सांसद हैं, आप उन्हें सांसद प्रत्याशी नहीं कह रहे हैं। प्रत्याशी नहीं, हम तो सांसद कह रहे हैं इसलिए कि भाई हमें मालूम है वो चुनाव जीत रहे हैं और ये जनता चुनाव जिता रही है। जनता पूरी तरह से उनके साथ क्या जुड़ी है। आपको लगता नहीं कि इस बार का चुनाव थोड़ा सा कठिन जरूर है? क्योंकि अगर कानपुर सीट की बात की जाए तो यह ब्राह्मण बहुल्य सीट है। इधर भी ब्राह्मण है, उधर भी ब्राह्मण है, तो ये ब्राह्मण की टक्कर कहीं भारी तो नहीं पड़ने वाली आपको? ब्राह्मण वो बाहरी भी हैं। देखिए जनता ये भी कह रही है कि वो बाहरी हैं। असली कैसे मुद्दे क्या जनता बात है? एक्सेप्ट नहीं कर पा रही उनको? नहीं, वो कैसे बाहरी, accept पहली बात कराएंगे? तो बाहरी है नहीं। ये तो बताया ना हमने कि वो ये फैलाई हुई बात है। बाहरी वो है ही नहीं। अरे वो वो फर्रुखाबाद के रहने वाले कानपुर हैं, फैलाई में हुई बातें हैं। बहुत वो सारे विदेश में लोग, ज्यादातर विदेश में रहते हैं, क्या फैलाई हुई बातें हैं? बहुत सारे एक लोग- आम पार्टी करते हैं, बहुत सारे पैसा खर्च कर देते हैं, पार्टी फंड में चंदा देते हैं, टिकट मिल जाता है। ये कोई आम बात है? फैलाई हुई बात है ये तो। आम बात है। Public- बहुत सारे लोग, बच्चे को पता है सर। बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं, बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, बहुत सारे लोग बाहर रहते हैं। कानपुर में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। कानपुर में वो पढ़े हैं, एसडी कॉलेज से पढ़े हैं, कानपुर हरीम कॉलेज से पढ़े हैं। आपके प्रोफेसर अनिल कुमार के विद्यालय के छात्र रहे वो यहाँ पर, और यहाँ उन्होंने नौकरी की है। उसके बाद अगर मान लीजिए कि वो दिल्ली रहने लगे, कानपुर यहाँ रहने लगे, कानपुर में उनका घर आज भी है, आज भी वोटर यहाँ पर हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पर रहता है। ये सारी बातें मैंने कहा ना कि ये सारी बातें फैलाई हुई हैं, लोगों को भ्रमित करने के लिए हैं। इस तरह से की जा रही भ्रमित कि जिसका कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य किसी के पास नहीं है। ये खाली कहा जा रहा है कि वो बाहर के लोग हैं, बाहर के प्रत्याशी हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। उनका पूरा परिवार संघ से जुड़ा रहा है, आरएसएस से जुड़ा रहा है। उनके चाचा पहले चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जाना, ये कानपुर की जनता जानती है। और मैंने पहले भी कहा, मैं एक बात फिर आखिरी में कहना चाहता हूं कि कानपुर की पूरी जनता, कानपुर का वोटर, जो हमारा विद्वान मतदाता है, वो पूरा मन बना चुका है। उसको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा किसी उसमें डिस्कशन का बिंदु है ही नहीं है। ये तो खाली वोट देने का मतलब है। ये आप 13 तारीख को देखेंगे। 13 मई को जब वोट पड़ेगा तो कानपुर का वोटर केवल भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा और किसी को वोट देने नहीं जा रहा है। देखिए, अगर हम वापस से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर आ जाते हैं, आज पहले चरण का चुनाव है। इसमें कुछ ऐसी सीटें हैं जो बेहद अहम हैं, चाहे वो हम रामपुर की सीट ले लें, पीलीभीत की सीट ले लें या कैराना की सीट ले लें। कैराना में इकरा हसन जो है वो सपा से वो बड़ी टक्कर दे रही है आपके प्रत्याशी प्रदीप कुमार को। जी, तो चुनाव है भाई। तो चुनाव में तो हर पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतारती है और अपने प्रत्याशी को मजबूत करती है। निश्चित रूप से पश्चिम की स्थिति जैसी है वो आपके सामने है, लेकिन फिर भी हम चुनाव जीतेंगे। जो स्थितियां हैं आप जानते हैं। अगर हम रामपुर की बात करें तो आजम खां रुचि वीरा को उनकी प्रत्याशी हैं। रामपुर से उन्होंने कहा हम समर्थन नहीं देंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके अंदर चल रही हैं। मुरादाबाद और बहुत सारी चीज़ों हैं जो उनके अंदर चल रही हैं। बहुत सारे और तमाम चीज़ें नई पैदा हो रही हैं। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं तो ये जानता हूँ कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना रखा है। वो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरी 80 सीटें हम जीतने जा रहे हैं, जनता के भरोसे, जनता के सौजन्य से, जनता के प्रयास से। जनता खुद प्रयासरत है कि हम पूरी उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जिताकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। ये जनता ये तय कर चुकी है और इस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। ठीक है, जो भी परिणाम है वो आपके सामने आ जाएंगे। अनिल मिश्रा जी, देखिए आपने एक आंकलन किया है एक राजनीतिक विश्लेषक होने के तौर पर कि किस तरीके का परिणाम पश्चिम में होने वाला है। देखिए मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए। मेरा ये आपसे सवाल है कि 80 सीटों का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा है और उत्तर प्रदेश की हर एक सीट महत्वपूर्ण है। हर एक सीट पे अलग अलग जातीय समीकरण है और किस तरीके से प्रत्याशी उतारे गए हैं। इस बार हम बीएसपी को भी कमजोर नहीं समझ सकते हैं। जो 80 में 80 की बात कही जा रही है, ये कितनी मतलब अगर हम कहें कि प्रैक्टिकल बात है तो 80 में 80 क्या प्रैक्टिकल बात है या सिर्फ जादूगर वाली बातें, जैसा कि अभी कहा सपा के हमारे प्रवक्ता ने? सौम्या जी, पहले तो मैं वहीं से बात शुरू करूंगा जहां पर अनिल झा जी ने कहा था कि
कि मैंने ये कहा कि 2014 का परफॉर्मेंस को, तो हमारा यहाँ कहने का ये मतलब था कि 2014 के परफॉर्मेंस से नीचे नहीं रहेगी भाजपा, ऊपर जाएगी। उसका कारण क्या है कि एक तो जो 2014 जो 19 के जो चुनाव हुए उसमें जो अलायंसेज हुए, जो कोलिजन बनी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, जो सबसे मजबूत कोलिजन जो माना गया था वो 2019 का था, जिसमें सपा और बसपा और आरएलडी सब मिलकर के लड़े थे। इस बार आपने एक चीज और देखी होगी, समाजवादी पार्टी को पश्चिम में प्रत्याशी तय करने में कितनी समस्याएं हैं। लगभग आधे से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उनको प्रत्याशी बदलने पड़े। बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव हैं, फिर शिवपाल यादव में, फिर उसके बाद मैंने आदित्य यादव हैं उनके बेटे। मेरठ में यही 3-3 बार बदलना पड़ा। हाँ। मुरादाबाद रामपुर की क्या स्थिति मैं देख रहा हूँ कि पहले तो उधर मुरादाबाद से एसटी हसन साहब को मिला और यहाँ से रामपुर से स्वयं मैंने आजम खां जी ने अखिलेश जी से कहा कि आप चुनाव लड़िए। हाँ। लेकिन वहां पर तो उन्होंने रुचि वीरा को कर दिया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने आजम खां की बात नहीं मानी। यहाँ पर वो बुखारी साहब के शायद नाती को टिकट मिली है। तो ऐसी स्थिति में जो वहां पर आजम खां का गुट है वो अंदर से पूरी तरह से विरोध कर रहा है रामपुर में, और मुरादाबाद में एसटी हसन साहब निकल नहीं रहे, वो विरोध कर रहे हैं। अनिल मिश्रा जी, अगर इस बार अगर समाजवादी पार्टी की टिकट वितरण पर हम गौर करें, दूसरा एक चीज और बता दें कि पश्चिम में विशेष करके मेरठ के उस इलाके में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। वो एक वर्ग विशेष जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करना, कुछ असंतुष्ट रहता है किसी कारणों से, केवल उसके सहारे रहते हैं, मुसलमानों के। हाँ। और जो पिछली बार वहां पर पश्चिम में बहुजन समाज पार्टी का तो आधार है, वो इस बार साथ नहीं है। इसलिए सपा और बसपा के दोनों के लड़ जाने से भारतीय जनता पार्टी को वहां हमको लगता है कि बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 2014 से परफॉर्मेंस ऊपर ही रहेगी, कम नहीं रहेगी। बिल्कुल। देखिए, इस बार अगर हम समाजवादी पार्टी के टिकट वितरण पर गौर करें तो इस बार मुस्लिम और यादवों को टिकट वितरण में कम हिस्सेदारी दी गई है। उसी के साथ जो बाहरी लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए, चाहे वो बीजेपी से आए हों, चाहे वो बसपा से आए हों, या वो इन दोनों पार्टियों से जो शामिल हुए हैं, उन पे ज्यादा अखिलेश ने विश्वास जताया। अखिलेश यादव बेहद डर करके अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। सौम्या जी, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप भी कह रही थी कि अखिलेश यादव ने इस बार अनिल जी कि यादव लोगों को कम टिकट दी, उनके परिवार के लोग तो मौजूद हैं। देखिए, विडंबना है कि तो वो 5 उन्होंने यादव उतारे, हाँ, उनके परिवार के हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने परिवार के बाहर के किसी भी यादव पर विश्वास नहीं किया। बिल्कुल, और इसका परिणाम यादव समाज भी देख रहा है कि उनको परिवार के बाहर कोई यादव नेता नहीं दिखाई पड़ता है। अनिल जी, तो देखिए, उन्होंने कहा कि अनिल जी ने कहा कि किस तरीके से मैं अनिल जी के और आपकी बातों का भी जवाब देना चाह रहा हूँ। आप लोग बड़ा आसान चैनल टीवी चैनल में बैठ के बड़ी मतलब किसी के लिए कोई ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर ले देती है, किसी के लिए इतनी भारी भरकम शब्द। अब यही काम अगर अमित शाह करे तो चाणक्य, डेटा बता रहे हैं हम अपने मन घर का कोई राशन का लिस्ट निकाल के आपको नहीं बता रही हूं। मैं आपके सवाल से सहमत हूं, लेकिन जवाब तो सुन लीजिए। अगर यही काम अमित शाह जी करे, भारतीय जनता पार्टी करे, तो चाणक्य नीति, कूटनीति अखिलेश यादव कर ले तो डर गए। तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। देखिए क्या है, थोड़ा बहुत भारतीय जनता पार्टी से 2014 के बाद जो इस देश की राजनीतिक परिदृश्य या परिवेश बदला है, इस देश की राजनीतिक पार्टियां और नेताओं ने, खास करके हम जैसे लोग ने सीखना शुरू किया है। हम जैसे लोगों ने सीखा कि किस तरह से आप मंच से खुलेआम देश के पुराने पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व वित्त मंत्री या किसी पूर्व मंत्री को आप गाली दे सकते हैं या उसके परिवार को आप नीचा दिखा सकते हैं। हम लोगों ने आज के प्रधानमंत्री को देख के सीखा है कि किस तरह से आप किसी को भी नीचा दिखाने के लिए आपने गाली देना सीखा है प्रधानमंत्री बीजेपी से। मैंने मैं बता रहा हूं क्या क्या सीखा मैंने। जो चीज सीखने वाली है वही सीखा ना। अब ये कूटनीति सीखा मैंने कि कैसे प्रत्याशी को जीतने वाला प्रत्याशी बदला जाए। अब ये अभी विश्लेषक हमारे प्रोफेसर साहब उन्होंने खुद कहा और आप भी ये मानती हैं और ये पूरा तथाकथित है कि आप यूपी में कहते हैं यादव एमवाई समीकरण, बिहार में कहती हैं आप एमवाई समीकरण। तो जो भाई हमारा अपना है, जो मतदाता हमारा अपना है, जो हमारे घर के लोग हैं,
हम तो हैं ही, मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, मैं तो वोट दूंगा ही दूंगा समाजवादी पार्टी को। आप एमवाई लेकिन- की बात करते हैं, सुन तो लीजिए, आप आपने सुन खत्म की। लेकिन जो लोग अब हम एसटी हसन जी को नहीं दिया टिकट, ये हमारा और एसटी हसन जी का मामला है। एसटी हसन जी बीजेपी को वोट करने तो जा नहीं रहे, या एसटी हसन जी के जो मुस्लिम बिरादरी है बीजेपी को वोट करने जा नहीं रहे, वो वोट तो करेंगे समाजवादी पार्टी को। लेकिन जो रुचि बीरा के समर्थक थे, जो रुचि बीरा के वो जिला पंचायत वहां पे हैं, अभी पूर्व में रहे हैं, राजनीतिक परिदृश्य उनका, तो उनका जो एक अपना समावेशी समाज है, वो समाज अभी तक हमको वोट नहीं कर रहा था। तो 14 और 19 का यही एक माजरा है, फर्क है, जो विश्लेषक लोग विश्लेषण, मैं मुझसे आप विश्लेषण पूछिए ना, मैं देता हूं 80 सीटों का विश्लेषण आपको कि किस सीट पे कौन जीत रहा है। आप क्यों मायावती को, आप लोग बहन जी को इग्नोर कर रही हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि लोग बड़े बड़े ज्ञाता अपने चैनल पे कहते हैं कि 2019 से बड़ा गठबंधन तो हुआ ही नहीं था। अरे 2019 से बड़ा गठबंधन नहीं हुआ था, सही कह रहे हैं आप, लेकिन आप ये भूल जा रही हैं कि वोट कन्वर्ट नहीं हुआ था, हमारा वोटर कन्वर्टर नहीं हुआ था। आज मायावती जी का वोट मायावती के पास जाएगा जो कहीं और जा रहा था। आज मायावती जी का वोट मायावती जी के पास आएगा जो कहीं और जा रहा था, हमें तो मिल नहीं रहा था। तो हम कम से कम फाइट में तो हैं। हम तो आज इसीलिए कह रहे हैं ना कि ये 80 में 80 जीतने की बात करते हैं। मैं कह रहा हूं यूपी इनको लेके आए थे, यूपी इनको भगाएगा। ठीक है, देखिए इनका तो ये कहना डरा है हुआ कि नहीं है, ये एक नीति है, ठीक ये है कूटनीति अनिल है, झा तो जी, भाजपा से इसी काम देखिए होगा। आपने कहा कि मुस्लिम और यादव हमारा वोट बैंक था, वो हमेशा हमारे वोट बैंक परिवार नहीं का, कहा मैंने, आपने वोट कहा बैंक हमारे नहीं कहा। परिवार का हिस्सा रहा एमवाई फैक्टर। हाँ, परिवार का ठीक है, हिस्सा रहा है, लेकिन एसटी हसन जी के परिवार का हिस्सा रहा है। बीजेपी यही तो कहती है कि आप उस परिवार का हिस्सा और सवर्णों को क्यों नहीं बना पाए। भाई मैं भूपेश आपके जी, अब इससे बड़ा ठीक सही है, है, 2 पंडित जी आपके भूपेश बगल में जी, बैठे हैं, 2 इस पंडित जी पर बगल में बैठे जवाब हैं, दीजिए। एक भाजपा से हैं, एक समर्थक हैं, और मैं भी पंडित का बेटा हूं, मैं सभापति हूं। ठीक है, तो ठीक है, कैसे आप कह आपने सकती अपनी है बात रख ली, ये बात आप कैसे कह रुक सकते हैं? जाइए। स्थानीय पार्टी बिहार के 1.5 लाख 2 लाख लोग कानपुर शहर में रहते हैं, जिसमें से ज्यादातर को मैं हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं। कैसे आप कह सकती है बात? ठीक है, तो रुक ये जाइए। तो एक नैरेटिव भाजपा द्वारा सेट की गई है। देखिए आज मुसलमान भी भाजपा को वोट दे रही है, मैं इस बात को मानता हूं। हमारे कई सारे मिलने वाले लोग हैं जो भाजपा का झंडा उठा के चल रहे हैं। तो ये कहना कि फलाना वोट नहीं देती है, फलाना वोट देता है, वो उसका हो गया। देखिए जनता कब पलट जाए। मैं तो कह रहा हूं ना कि 2014 और 2019 में जो इनके समर्थक थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, लाखों की तादाद में इनसे छिटक चुके हैं। वोटर की तो बात छोड़िए आप। ठीक है भूपेश जी जवाब दीजिए। ये स्थानीय पार्टियां तो बड़ी जातिगत आधार पर हैं। आप सपा की बात कर लें या किसी बात कर लें, उत्तर प्रदेश में तो सपा केवल जाति आधार नहीं, पर ही मंत्री बनी। बनाएंगे आप तो जात देख के नहीं, एक सेकंड, आप मंत्री बनाएंगे केंद्र में तो इतना ओबीसी दे दिया, इतना मैंने हरिजन दे दिया, इतना एससी दे दिया। आप अगर टिकट बांटेंगे तो मैंने इतनी ओबीसी, लेकिन दूसरी पार्टी दे तो जातिवाद कर रही है। भाई अजीब विडंबना है भाई। तेरा कुत्ता कुत्ता, मेरा कुत्ता टोमी। आप खुद ही कह रहे हैं कि आप मुसलमान और चलेगा ना भाई? मुसलमान और ठीक है, यादव ठीक को है, लेके आप चल रुक रहे जाइए, रुक जाइए, हैं। रुक ये जाइए। बात तो आपने खुद ही कही ना कि हम अरे मैं मुसलमान और यादव की बात आपने कहा तो कि मैं आपने कहा तो कि मैं भी तो वही कह रहा हूँ। एसटी हसन जी को हटा दिया। मैं भी आप मैं भी रुक वही जाइए, कह रहा रुक हूँ। जाइए, रुक जाइए। मैं भी वही कह रहा हूँ। जवाब जहाँ साहब भी क्यों सुनिए। नाराज हो रहे हैं आप? हमें ये लगता बताया है ना कि आपने भाजपा हमको का जवाब कार्यकर्ता सुनिए, को जवाब किसी सुनिए ने अनिल कहा झा जी। है। हमको तो अनिल लग झा रहा है जी। आप अभी 13 तक इंतजार भी नहीं कर पाएंगे। अरे हम तो 13 नहीं, हम 4 जून तक इंतजार कर रहे हैं। हमको आपकी तरह जादूगर थोड़े हैं कि पेटी बदल के हम कहेंगे 400 पार। आपकी बात पेटी बदलने वाली नहीं है, चिंता मत करिए। जब सरकारें बदलती हैं, पेटी बदलने वाली नहीं है आपकी बात, चिंता मत जब करिए। सपा के लोग जीतते हैं तब पेटी नहीं बदलती। तब पेटी उसी पेटी में जीतते हैं। जब भाजपा जीतती है तो पेटी बदल जाती है। यही सोच है, यही जो सोच है, यही सोच आपको जनता से दूर कर रही है। जनता जो कर रही है, जनता हमको जनता के वोट नहीं मिलती। नहीं, मुझे जनता आपके किसी सामने है। कानपुर जाइए, अनिल झा जी, उत्तर देखिए, प्रदेश ऐसे- सरकार, ऐसे उत्तर बात प्रदेश नहीं में आप रखी 2 बार जाती है। चुनाव लड़ चुके। अभी मेयर का योगी चुनाव हुआ, की मेरी सरकार वोट मिला है, में गठबंधन को ही वोट मिला है। आपके सामने है। मेयर का चुनाव मिला। ठीक है, आप जीते, मैं मानता हूँ, आप जहां जीते मैं मेयर सब उससे झुका के ज्यादा उसको वोट से चुनाव स्वीकार जीती, कर रहा हूं। जितने वोट से लेकिन आप पिछली ये बार- कहना कि हमारा जहां आधार नहीं है, ये नहीं कह सकते आप। नहीं, वो तो आपके सामने। ये आप dictatorship कह सकते बिल्कुल हैं। आप ये ऐसा कहते तानाशाही रहिए, लोग ही कहते हैं। आप ऐसा ही कहते रहिए और मुसलमान और यादव को जोड़ते रहिए। देखिए, अपने आप हम जनाधार सबको आपका जोड़ खत्म रहे हो हैं। जाए। मेरे से बड़ा कौन आपके यहाँ पे बैठा, बताइए ना आप ठीक है। नहीं तो देखिए, आप सनातन ये की बात करेंगे, सनातनी हूं मैं, हिंदू की बात करेंगे, हिंदू मैं, ब्राह्मण की बात करेंगे, मैं ब्राह्मण हूं मैं। तो फिर देखिए आपकी आपके पार्टी साथ के नहीं लोग, हूं, फिर आपके साथ आपकी नहीं पार्टी के लोग राम से गुरेज क्यों करते हैं? आपकी राम मंदिर पार्टी जाने के से लोग इनकार वहां क्यों जाकर कर देते कैसे हैं? राम मंदिर मैं होके आया हूं दर्शन करके। आप जाइए, हो आप- गए, आपकी पार्टी तो आपकी नहीं आवाज मानती। बंद पार्टी कर तो दीजिए। कहती है राम थे नहीं, राम के अस्तित्व को नकारते हैं लोग। राम मंदिर ये जाने आप कह रहे जाने हैं। से डरते हैं ये लोग। आप कह रहे हैं। ये मैंने ये कहा आप पूरी कह रहे दुनिया हैं, कह और रही आप है। यही कह के वोट मांग रहे हैं, भीख ये मांग रहे पूरी हैं। दुनिया कह रही, सारे अखबार कह रहे हैं, सारे जी चैनल नहीं, कर रहे हैं, जी एक एक नहीं। आदमी कह रहा है। आपका कांग्रेस पार्टी का कोई देखिए, आदमी दर्शन करने नहीं देखिए, गया।
और आप इसके बाद अब भी कह देखिए, रहे हैं लोग आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस प्रदेश के विधायिका कांग्रेस की गई है दर्शन करने के लिए, आप कहना गए आप नहीं। इतने अब बड़े- इससे बड़ा इतने झूठ बड़े कौन चैनल सच बैठ के को- बोलेगा? आप इतने बड़े इससे झूठ बड़ा को झूठ सच चैनल साबित बैठ के करना कौन बोलेगा, बताइए आप? आप इतने बड़े दुनिया का सबसे सच बड़ा को- झूठा पार्टी ओम प्रकाश राजभर चाहिए, कहते थे, देखिए, भाजपा बात सबसे बड़ा नेता मोदी। बोल लो यार, पहले आप बोल लीजिए आप बोलिए। जब पूरी तरह बोले तो बताइएगा हम बोल आप बोलिए। बहुत सहज और सरलता से बात करिए। यहाँ डिबेट में बैठे हैं, अपनी नहीं, बात देखिए, रखने बात के लिए कुछ आप नहीं है, चाह बात रहे हैं, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है भाई। हम अगर भारतीय जनता पार्टी अगर जात की बात करती तो इतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं होता उनके पास। आज आप देखें तो 50% से ज्यादा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पास है, और सारे दल सारे जाति के लोग वोट देते हैं। अभी आपने स्वयं कहा कि मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी वोट दे रहा है, तो निश्चित रूप से कह सकते सच्चाई हैं है ये कि सच्चाई हम मानने में गुरेज क्या है? तो इस बात को हम पूरी तरह से कह सकते बट हैं आप कि ये कोई- नहीं मानते ना कि हिंदू वोट नहीं, आप कहते हैं हिंदू वोट ही नहीं करता समाजवादी पार्टी को। नहीं हम तो फिर हम कह रहे जैसे हैं, लोग कहते हैं कि हम लोग कौन है? हिंदू वोट समाजवादी पार्टी को वोट तो करता ही है, लेकिन हम तो दल उसकी बात कर रहे हैं। जो बात आपने कही कि मुस्लिम और यादव की बात करते हैं, तो मुस्लिम यादव की बात करते हैं, मुस्लिम यादव वोट करता है, ये बात आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं मुस्लिम भी हमारे पास आ रहा है, यादव भी हमारे मध्य प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री, हर राजनीतिक भूपेश दल मध्य का- प्रदेश में यादव मुख्यमंत्री है, आप उसकी बात करें। आपके ऊपर हमेशा से एक आरोप लगते चले आ रहे हैं कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, आप एक पक्ष को लेकर के राजनीति करते हैं, तो उस आरोपों से कैसे आप अपने आप को पीछे खींचेंगे? आज जो स्थिति है, आप देख रहे हैं, राम के नाम पे वोट मांगते हैं, विपक्ष ये कहता है। राम मंदिर हमारा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा था, और भारतीय जनता पार्टी ने उस मुद्दे को फिर उठाया, मैं- और उसी मुझे मुद्दे इस पे बोलने दीजिएगा, प्लीज। उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने आखिरी दम तक लड़ा। उसको 500 बहुत साल सही, का देखिए। इतिहास जो आपके सामने है, आपको मालूम है कि पूरी देश की जनता चाहती थी कि राम मंदिर बने, उसके लिए पूरा जन चाहता था कि राम मंदिर बने। कांग्रेस ने उस बात को कभी नहीं, उस पर कभी कोई काम नहीं किया, और उन लोगों ने भी नहीं किया। बाकी आप जानते हैं कि राम मंदिर में किस तरह से गोलियां चलवाई गई, किसकी सरकार थी, ये भी सबको पता है। किस तरह से राम के चाहने वालों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई गई। उन मुद्दों को हम नहीं उखाड़ना चाहते, वो सब आपके सामने सब इतिहास में दर्ज है, और ये जनता देख रही है कि जिन लोगों ने राम का विरोध किया, वो आज राम के नाम पर वोट मांगने चले आ रहे हैं। तो ये भी सब जनता के सामने है। मैंने पहले ही कहा कि जनता तय कर चुकी है कौन राम भक्त है कौन। देखिए भूपेश जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि पहला चरण का जो शो था बीजेपी का, वो फ्लॉप हो गया, यानी कॉन्फिडेंस उनमें बरकरार है। ये उनका मानना है। अभी तो 7 चरण के चुनाव होने हैं, और वो पहला चरण, मैं तो ये मानता हूँ कि वो ये बयान उनका कहीं से भी स्टैंड नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से पश्चिम में चुनाव जीत रही है। ये 4 जून के परिणाम में आपके सामने आ जाएगा, और वो खुश होने के लिए ठीक है, वो 4 जून तक खुश होने के लिए खुश हो सकते हैं। इस पर मैं यही कह सकता हूँ कि इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं। जनता का निर्णय है, जनता निर्णय कर चुकी है, जनता पहले तय कर चुकी है, जनता ये तय कर चुकी है कि हमको भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। आप देखिए किस तरह से खामोशी से चुनाव हो रहा है, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि लोगों ने तय कर रखा है कि हमको किसको चुनाव में वोट देना है और किस आधार पर वोट देना, ये सारी चीज़ें जनता तय कर चुकी है, और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करने जा रही है, पश्चिम हो या पूर्वांचल हो। ये पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है, और इसीलिए आप देखिए कि बहुत ज़्यादा जो लोगों में जिस तरह से लोग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एंटी बीजेपी माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उनका कोई असर किसी जनता पर होने नहीं जा रहा है। कानपुर की बात हो या पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो, लोगों में इस बात को पहले से तय कर रखा है कि हमको किसको वोट देना है। इसकी कोई बहुत असर किसी चीज़ का नहीं पड़ने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अनिल झा जी, देखिए अखिलेश यादव ने, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि बीजेपी का फ्लॉप शो है, यानी किसी ना किसी का, यानी कि उनका खुद का शो जो है वो हिट हो गया। इतना कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव, ना वो सीट का बंटवारा नहीं कर पा रहे थे, पहले तो लड़ाइयां उसमें हुई, उसके बाद जब टिकट वितरण की बात आई, ऐन मौके पर अपने प्रत्याशियों का बदलाव करना, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डर था, या तो रणनीति थी, जैसा आपने कहा कि अगर अमित शाह करें तो चाणक्य नीति। बिल्कुल सही कह रहे हैं सौम्या जी आप, कि जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिस पार्टी को गठबंधन करने में इतना समय लगा हो, एक एक सीट पे कैंडिडेट को सिलेक्शन करने में समय लगा हो, फिर उसको किसी न किसी कारण से, किसी न किसी रणनीति की वजह से उसको चेंज किया गया हो, और उसके बाद मीडिया से लेके और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मशीनरी के निशाने, एनडीए के निशाने पे दिन रात सुबह से शाम 24/7 बन रहा हो, उसके बाद अगर कोई नेता अगर बड़ी मंच में कह रहा है, तो इसका मतलब उसका कॉन्फिडेंस ही है जो बोलेगा।
वो कोई जादूगर है नहीं, अन्ना वो पेटी चोरी करने वाला है, कॉपी चोरी करने वाला, बदलने वाला क्योंकि है। उनका कॉन्फिडेंस देख के तो लग रहा था कि उन्होंने, आपने जैसा कहा कि 10 सालों में जादू सीख लिया है आप लोगों ने। उन्होंने कहा पहला शो बीजेपी का फ्लॉप हो गया। मैंने कहा ना, इस देश के राजनीतिक दलों ने, राजनीतिक नेताओं ने, अभी कुछ दिन पहले आपने राहुल गांधी जी का एक बयान सुना होगा, खास करके उनका प्रशासनिक जो भी अपना संवैधानिक बॉडी है उनके लिए उनका एक आगाह था कि आप निष्पक्ष होकर काम करिए, नहीं तो आज न कल अमृत पी के कोई नहीं आया, सत्ता परिवर्तन होगी, और सत्ता परिवर्तन होगी तो फिर आपको ठीक कर दिया जाएगा। ये कौन सिखा रहा है? ये यही भारतीय जनता पार्टी के लोग सिखा रहे हैं। आज बेवजह आप कह रहे हैं राहुल गांधी को कोई सिखा रहा? राहुल गांधी कितने साल के हैं आपको पता है? बच्चों को तो सिखाया जा सकता है। ये ऐसा है आपके इस नजर तरीके में, के बयान आपके नजर में, या हो सकता है इस देश के लोगों के नजर में राहुल गांधी एक बच्चा हो, लोगों ने उसको पैसा खर्च करके पप्पू बना दिया हो, बट ये बात सच्चाई है कि आज जितना पढ़ा लिखा वो है उतना भारतीय जनता पार्टी, तो फिर वो सीख कैसे सकते हैं? आप अपने बयान पे स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। आप नहीं समझ रहे। आप मैं जो कह रहा हूं, मैंने कहा कि बहुत सी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। कैसे प्रताड़ित किया जाता है विपक्ष, सत्ता में रहकर विपक्षियों को कैसे डराया जाता है, सत्ता में रहकर विपक्षियों को कैसे पार्टी तोड़ी जाती है सत्ता में रहकर विपक्षियों को, हम लोग वो सीख रहे हैं। और ये आने वाला समय, अगर ये सीख रहे हैं हम लोग, तो ये देश के लिए ठीक नहीं है। मैं वो कहने जा रहा हूँ। मैंने कटाक्ष किया, उसको आपने सकारात्मक लिया, मैं कटाक्ष कर रहा हूँ इस चीज को। ये देश के लिए ठीक नहीं है। राजनीति जो सत्ता परिवर्तन होती रहती है, लेकिन आप द्वेष भाव से, हाँ गलत है तो आप गलत को दंड दीजिए ना, आप जेल भेजिए, आप उसे रिकवरी करिए। आप कर क्या रहे हैं? आप डरा धमका के अपने पार्टी में लेते हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से आप चंदा लेते हैं, और उसके बाद आप मन से कहते हैं कि फलाना चोर है, फलाना चोर है। अरे सारा चोर तो आपने ले लिया अपनी पार्टी में। अब भी कांग्रेस चोर है, अभी सपा चोर है, बसपा चोर है। सारा चोर तो आपके अगल बगल इर्द गिर्द, जब आप भाषण देते हैं तो बगल में खड़ा रहता है आपके पास। तब आपकी नैतिकता कहां चली जाती है? मैं उस विषय की बात कर रहा हूं। और जहां तक कॉन्फिडेंस की बात है, तो जनता को जो हम लोग देखते हैं ना, जब रोड पे चलते हैं, चाय दुकान बैठते हैं, आप ही के चैनल में बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करते हैं, तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं हवा है। अब हवा है, अभी जो चुनाव 4 जून कह रहे हो कि 4 जून के बाद सब हवा बदल जाएगी, तो वो कॉन्फिडेंट होंगे, बक्सा सब तैयार होगा, लेकिन अब की बार होने वाला नहीं है ऐसा। देश की जनता होशियार है इस बार। देखिए अनिल मिश्रा जी, देखिए आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि बीजेपी कह रही है 400 पार, वहीं अगर गठबंधन की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि इस बार हम बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाते के रहेंगे। ये जो 400 का जादुई आंकड़ा भाजपा ने रखा है, एनडीए ने रखा है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप क्या इस पर अनुमान लगाते हैं? काफी समय से चुनाव को देख रहा हूं। जब पहली बार 2014 में मोदी जी चुन के आए, तो उनकी सरकारों का जो मेन एजेंडा था वो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी। मैं देखता था जैसे जनधन योजना है, आयुष्मान योजना है, उज्ज्वला योजना है, इस तरह की किसान सम्मान निधि, इस तरह का माने बहुत से उन्होंने लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की। दूसरा जो उनका कालखंड आया, तो उसमें जन आकांक्षाओं की उन्होंने पूर्ति की। जैसे बहुत से मुद्दे थे जो भाजपा या जनसंघ के समय से, उसकी स्थापना काल से चले आ रहे थे। राम जन्मभूमि का मामला था, धारा 370 था, 35A था, CAA था, NRC था, और ट्रिपल तलाक। जैसे एक बड़ी अच्छी बात अभी झा जी से सहमत, झा जी कह रहे हैं कि बहुत से हमारे मुस्लिम मित्र भी कर रहे हैं। उसका कारण क्या है कि ट्रिपल तलाक जो था, मुस्लिम महिलाएं उतना खुल करके तो नहीं आती, लेकिन अंदर से जो ये ट्रिपल तलाक का उनको जो दर्द था, उससे जो उनको राहत मिली, तो कहीं ना कहीं चुपचाप वो भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी ऐसे नहीं आती है, इतनी बड़ी संख्या में जीत के आ रही कि एक बार 72 जीती, सपा बसपा गठबंधन के बाद भी 64 जीती, तो कहीं ना कहीं उसको। अच्छा, दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। अभी अंबानी वाली बात आई तो हमारे मित्र अनिल झा जी ने कह रहे कि नहीं, हम यादव और मुसलमान हमारे परिवार के सदस्य है, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो समाजवादी पार्टी ने 5 यादव उम्मीदवार दिए, वो केवल अपने परिवार दिए। उस परिवार के बाहर पश्चिम में कोई यादव नहीं है। देखिए, आप में कोई यादव नेता नहीं। आखिरी कमेंट है, आखिरी कमेंट है। प्रोफेसर साहब चैनल पे अनिल जी बस इतना बताइए, आप 400 में बीजेपी को कितनी, जल्दी बताइए, वाला नहीं है। रही बात, देखिए हमने ऐसे लोगों पे विश्वास किया कि MLC से लेके मंत्री से लेके राज्यसभा तक भेजा, उन लोगों ने धोखा दिया। तो मेरा ये मानना है, हमारी पार्टी का मानना है और सबका मानना होता है कि परिवार के लोगों को अगर आगे बढ़ाएंगे तो कम से कम
हमारा साथ रहेगा, साथ तो नहीं टूटेगा। यही अब आपके जिसका ऊपर परिवार आरोप है, है। जिसका परिवार ही नहीं है, जिसका परिवार ही नहीं है, वो परिवार की बात क्या करेगा? अरे जिसका परिवार नहीं, उसके परिवार की बात क्या करेगा? जिसका वही परिवार है नहीं जिसमें तो हम तो अखिलेश परिवार, यादव सुकमाल का इतना बड़ा मैं झगड़ा तो खुश हुआ। नसीब हूँ कि मैं परिवार वाला हूँ, परिवार वाला हूँ। परिवार के लोगों को ये नैतिक जिम्मेदारी है। मैं एक विषय अगर वो कहूंगा जनता चुन को उनको भेजती है तो वो आखिरी कमेंट था जब आपका वक्त था, आपने पूरा बोला। मैं एक विषय जो एक लाइन में जो खत्म एक विषय करिएगा। को मैं जी, कहना बोलिए, चाहता हूँ, बस एक विषय पर हाँ। कि जो अभी अनिल झा जी ने कहा कि जिसको मैंने दिया उसने धोखा दे दिया, बिल्कुल लेकिन जैसा बिक गया, मैं ऐसा भी समझता कह सकते हैं हूँ, आप। पश्चिम में जहां तक मैं समझता हूँ, जो जानकारियां थी टिकट वितरण के समय में, तो ऐसा उसमें था कि राष्ट्रीय लोक दल को जो समाजवादी पार्टी जो सीटें दे रही थी, उसमें ज्यादातर वो अपने सिंबल दे रही थी। जी नहीं, ये गलत जानकारी है। आप विश्लेषक ये हैं, आपको पता करके जयंत बोलना जी ने चाहिए। कहा। आप नहीं, जयंत जी का मैं चवन्नी थोड़ी उलट जाऊंगा और ठंडी बन गए। तो जयंत जी की बातों पे विश्वास करना कितना है देख लीजिए आप एक महीने ठीक है, में। देखिए लेकिन आप- आप राजनीतिक देखिए विश्लेषक आप हैं, भी तो आप कम से कम मेरा सच्चाई ये को रखा आपसे करिए। सवाल आप था समाज कि का 400 में बीजेपी को समाज का कितनी आईना सीटें मिल रही है। हैं? आप यहाँ बैठ के समाज का जल्दी आईना है, बताइए, आईना बीजेपी दिखाने को का। 400 में कितनी सीटें, आपके अनुसार कितनी सीटें? क्या मुझसे पूछ रहे हैं? 400, हाँ जी, आपसे लगभग 400 इसके आसपास ही पहुंचेगी, 400 के आसपास, क्योंकि इधर दक्षिण भारत में भी, तमिलनाडु केरल में भी और आंध्रा और तेलंगाना में भी बहुत तेजी से जो प्रधानमंत्री जी की जो रैलियां हुई, उसमें जो लोग निकल के आ रहे हैं, उससे लगता है कि पिछली बार से दक्षिण भारत के राज्यों में भी बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में 80 में अब ये 2-4 तो नहीं कह अब वो सकता हूं, अगर लेकिन नहीं कहेंगे 80 में 80 तो मैंने भूपेश जी नाराज हो 14 जाएंगे, से तो ऊपर बोलेंगे 80 में जाएगा, 80 14 बात। से कम नहीं जाएगा। अगर भूपेश जी नाराज हो जाएंगे, कहेंगे 80 में 80 नहीं प्रोफेसर साहब, तो उनको बोलना ही पड़ेगा 80 में 80 है। नहीं, भूपेश जी नाराज होंगे, नाराज आप भी हो जाओगे। नहीं, मैं क्यों नाराज हो जाऊंगा भाई? देखिए, बहुत आप तो बहुत समाज का शुक्रिया आईना है, आप अनिल सच्चाई शाह जी, रखिए। अनिल झा जी, भूपेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, ये वाद विवाद यूं ही चलता रहेगा, लेकिन आज पहले रण का जंग कुछ ही देर में समाप्त होने वाली है। कई गांवों में मतदान का बहिष्कार भी हुआ, लेकिन लगातार ये अपील की जा रही है कि सबसे पहले आप मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट देश की तस्वीर बदल सकता है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।